हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो वेलकम टू माय चैनल बिंदास एजुकेटर। दिस इज मी अंकुर चावला और फाइनली मैं ला रहा हूँ अब एजुकेशन वीडियोस। और ये वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास से। तो बच्चों, क्या कभी आपने सोचा कि जब बहुत स्पीड में कोई ट्रेन गुजरती है तो उसके जाने के कुछ देर बाद तक भी आपको उसके रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, रेल की जो पटरियाँ होती हैं, उसमें से आवाज़ सुनाई देती है। क्या भी आपने कभी ऐसा सोचा कि जब भी कभी धूप में आप कपड़े सुखाते हो तो वो जल्दी क्यों सूखते हैं, या फिर जब बहुत तेज हवा चल रही होती है तब कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि आप कभी कोई सॉलिड चीज यानी कि बॉल या फिर कोई नेल अगर या हैमर को किसी बकेट वगैरह में डाल देते हो तो उसकी कोई शेप चेंज नहीं होती, जबकि अगर आप वाटर को किसी कंटेनर में डालते हो, पानी को, तो वो उसी की शेप एक्वायर कर लेता है। और ऐसे और भी बहुत छोटे छोटे और अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस जो हम डील करने वाले हैं इस चैप्टर में। जी हाँ, बिल्कुल सही। हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर एंड दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो आई होप यू वुड लाइक इट एंड यू विल एंजॉय इट एंड आई गारंटी यू कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी थ्योरेटिकल चीज हो, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है, बशर्ते यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल एंड। आखिरी तक जरूर देखना। सारे कंसेप्ट और सब कुछ इसमें दिए हुए हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल के लिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए, जो नोट्स इस वीडियो में बनाए गए हैं, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। उसके थ्रू आपको हर एक चैप्टर जिसकी वीडियोस वगैरह मैं डालने वाला हूँ अपने चैनल पर अच्छे से, तो वो सारे उनकी पीडीएफ्स आपको उस चैनल से मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। So बच्चों, let's start with our chapter and that is matter in our surrounding. Matter in our surrounding यानी कि हमारे आसपास ये जो मैटर है, मैटर कोई भी चीज़, दैट इज मैटर। ठीक है, हमारे आसपास कोई भी चीज़ है, हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइज इन आवर माइंड, और वो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आता है, व्हाट इज दैट मैटर, कि ये सब मैटर एक्चुअल में है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट यही पूछते हैं। सो मैटर इट इज समथिंग, ये कोई ऐसी चीज़ है, मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम। कोई भी वो चीज़ जिसके पास मास है एंड वॉल्यूम है, दैट विल बी कॉल्ड एज मैटर। और एक और प्रॉपर्टी होती है मैटर की, इट ऑक्यूपाइज स्पेस। इट ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब कोई भी चीज़ होती है जो अगर वो मैटर है, ठीक है, पहली चीज़ इसके पास मास होगा, वॉल्यूम होगी, यानी कि उसकी कोई ना कोई मास रहा होगा, उसकी कोई ना कोई वॉल्यूम रही होगी, और वो ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब वो स्थान घेरता है। मान लो अगर मैंने पेन यहाँ पे रख दिया, दिस पेन हैज ऑक्यूपाइड दिस मच स्पेस, ठीक है, तो दिस पेन इज मैटर, एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है, तो एक्चुअल में अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये मास और एक हम जो डे टू डे लाइफ में बात करते हैं वेट, मास और वेट क्या सेम है? ये दोनों टर्म क्या सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग है। देखो बच्चों, वेट जो होता है, किसी भी चीज़ का वेट अगर हम करते हैं, वेइंग मशीन पे तुम दुकानदार से कुछ भी लेने जाते हो, राशन की शॉप पे जाते हो, 1 kg शुगर, 1 लीटर ऑयल, एवरीथिंग, एनीथिंग यू परचेज, 20 kgs ऑफ फ्लोर यानी कि आटा खरीदते हो, वो सारी चीज़ मैटर है, तो उसका कुछ ना कुछ मास रहा होगा और उसका वेट भी होता है। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है? वेट इज मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पर जो ग्रेविटी है, अगर उस ग्रेविटी से हम मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट वेट। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, वी विल कंसिडर कि देयर इज अ मैन, सपोज देयर इज अ मैन, कोई इंसान का बच्चा है, ठीक है, वो आप मान लो, तो आपका मास हमने m कंसिडर कर लिया, लेट इट बी 8, ठीक है। तो ग्रेविटी एट दैट पॉइंट मतलब अगर हम अर्थ पर हैं, तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ होती है 9.8, बट लेट्स कंसिडर इज एट 10, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्रेविटी एट मून, gm, सो ग्रेविटी एट मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ के 6 टाइम्स लेस होता है, यानी कि 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, दैट मीन्स 10/6, दैट मीन्स इट माइट बी इक्वल टू नियरली 1.6। तो अगर हम बात करें कि ये जो आप हो, अगर आपका मास 8 है तो आपका वेट क्या होगा अर्थ पर, तो आपका मास दैट मीन्स 8 into gravity at that point मतलब gravity at earth that is 10, so your mass is 8, gravity is 10, so your weight will be 80 kg. this is at earth. but अगर आपको लेके हम मून पे चले जाएं, मून, so वहाँ पे क्या होगा, mass that means 8 into gravity at moon that means 1.6, so your weight at moon will be 8 into 1.6, that means nearly equal to 12.8 kg, है ना बच्चों।
तो इसका मतलब आपका वेट जो है, वेट वेरी कर सकता है बट योर मास विल बी कांस्टेंट। देखो अर्थ पे भी 8 था, मून पे भी 8 था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इवन बच्चों अगर मैं आपको बताऊं अर्थ पर भी अगर हम बात करें इक्वेटर और हम बात करते हैं पोल, तो पोल पर जो जी की वैल्यू होती है और इक्वेटर पर जो जी की वैल्यू होती है वो भी अलग अलग होती है। पोल्स पर जी की वैल्यू ज्यादा होती है, इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होती है। दैट मीन्स वेट भी, अगर हम वेट की बात करें तो वेट एट इक्वेटर भी कम होगा और वेट एट पोल थोड़ा सा ज्यादा होगा इक्वेटर से, इजंट इट? सो दिस इज द डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर हमने शुगर परचेज किया, इक्वेटर पे हम हैं, हमने शुगर परचेज किया 1 kg शुगर, ठीक है, तो अगर वो इक्वेटर पे 1 kg वेट कर रहा है, सो पोल पे 1 से कुछ ज्यादा ही वेट करने वाला है, सपोज 1.5 kg, ठीक है। तो बच्चों दिस इज द डिफरेंस। मास हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है और वेट हमेशा वेरी कर सकता है, और वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, जहां पर भी हम वेट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे ग्रेविटी कितना है, उस चीज पे हमारा डिपेंड करता है कि वेट कितना होगा। अच्छा, ये तो हुई मास की बात। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, अगर कोई भी चीज हम लेते हैं, मान लो कि हमारे पास वी हैव अ स्फीयर, अगर स्फीयर की बात करें सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, इजंट इट? अब हमारे पास मान लो एक क्यूबॉइड है, वी हैव अ क्यूबॉइड, एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी इन क्यूबॉइड? कि उसकी जितनी भी सारी लेंथ्स होंगी वो सारी सेम होगी। सपोज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट सब एल सेम है, दैट्स व्हाई इट्स अ क्यूबॉइड, इजंट इट? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी एल क्यूब। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप है, मान लो वी हैव पेन, वी हैव आवर पेन, सो लेट्स सपोज दिस इज आवर पेन, और हमें इस पेन की वॉल्यूम पता करना है, दैट मीन्स इट इज इरेगुलर शेप। तो इरेगुलर शेप की हम वॉल्यूम कैसे पता करेंगे बताओ? एब्सोल्युटली, बिल्कुल करेक्ट। वी कैन डिटेक्ट द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप बाय आर्किमिडीज फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द कंसेप्ट। और देखो बच्चों इसमें आर्किमिडीज फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, इसमें मान लो हमने बीकर लिया, एक बीकर, वी हैव अ बीकर, उस बीकर में हमने वाटर को फिल कर लिया, यहाँ पे मार्किंग है 100 ml, 200 ml एंड 300 ml, इजंट इट? तो मान लो हमने वाटर लिया, इसमें इसके अंदर वाटर था पहले 200 ml, लेकिन जैसे ही हमने इस बीकर में पेन डाला, इफ वी पुट आवर पेन इन दिस लिक्विड विच इज फिल्ड टिल 200 ml, जिसका जो वैल्यू था वो 200 ml तक था, तो जैसे ही पेन हमने इसमें अपना पेन डाला तो सपोज इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया, एंड दिस वॉल्यूम इंक्रीज बाय 50 ml और ऐड हो गया, टोटल जो लेवल था वाटर का दैट रेज अप टू 250 ml। सो जो ये 50 ml रेज, ये 50 ml जो रेज है दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेन। इसका मतलब अगर हमें नहीं पता कि किसी भी रेगुलर शेप की अगर वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रेगुलर शेप है, वी कांट अप्लाई एनी फॉर्मूला, तो दिस आर्किमिडीज फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट से वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम, इजंट इट? ठीक है, तो बच्चों ये हो गया वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका। अब बच्चों आपको एक बात और बताता हूं, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। सो हिस्ट्री ये कहती है कि पुराने जमाने में इन एंशिएंट टाइम इंडियन फिलोसोफर्स होते थे, इंडियन फिलोसोफर, और इंडियन फिलोसोफर्स ये बोलते थे कि हमारा जो मैटर है, ये जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ पंच तत्व, यानी कि ये जो मैटर है वो 5 तत्वों से बना है। और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? वो पंच तत्व है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। एयर मतलब हवा, अर्थ मतलब धरती, फायर मतलब अग्नि, स्काई मतलब आकाश एंड वाटर मतलब जल। तो इंडियन फिलोसोफर्स ये मानते थे कि कोई भी मैटर है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो इन 5 चीजों से मिलकर बना है, और उसको उन्होंने नाम दिया मैटर, इजंट इट? लेकिन व्हाट आर टुडेज मॉडर्न साइंटिस्ट, हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट, देखो बच्चों हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं आजकल के ज़माने में, वो ये बोलते हैं दैट मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स,
मोलिक्यूल्स, कि हमारा जो मैटर है वो एटम्स एंड मोलिक्यूल से बन के मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे टाइनी टाइनी एटम्स होंगे, दीज आर द एटम्स, टाइनी एटम्स, और ये एटम्स मिलकर एक साथ आएंगे एंड दीज एटम विल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, मैटर। ठीक है, ये एटम इतने टाइनी होते हैं कि यू कैन इमेजिन ये जो पेन है, इस पेन की निब पर लैक्स ऑफ एटम्स कैन कम, isn't it? So these atoms are very tiny. मान लो हमारे पास we have a iron block. Let's consider it as a iron block. We have a iron block. तो अगर हमारे पास ये आयरन ब्लॉक है, ठीक है, तो अगर हम इसको जूम करके देखें माइक्रोस्कोप में, बहुत हाई पावर का माइक्रोस्कोप चाहिए, अगर हम इसके इस छोटे से सेक्शन को जूम करके देखें तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत सारे आयरन के एटम्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन एटम्स से मिलकर ये पूरा ब्लॉक बना है, isn't it? And these atoms are very tiny. Millions, trillions. इतने सारे एटम्स एक छोटे से ब्लॉक को बनाएंगे, isn't it? So this atoms are very tiny. That means ये जो मैटर है वो बहुत टाइनी है, is it? So let's move further. अब उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. That what are the characteristic of this matter? Most characteristic is that particles moves continuously. पार्टिकल मूव्स कंटिन्यूसली, यानी कि ये कहना चाहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं. दैट मीन्स दे आर मूविंग रैंडमली, रैंडम मोशन उनमें देखने को मिलता है. इसे समझाने के लिए हम दो एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मान लो कि कहीं पे अगर फूड बना, ठीक है, ये मान लो कोई बाउल है, उस बाउल में हमने राइस वगैरह कुछ रखा, इसमें फूड है, फूड इज देयर. तो जब भी हम घर में एंट्री होती है तो हमें एकदम से फूड की स्मेल आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि आज क्या बन रहा है. ठीक है, तो जिनका सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, जिनका स्मेलिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, दे कैन इजीली मेक आउट कोई फूड बन रहा है. इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा जो फूड से निकल के हमारे नोज तक आया होगा, हमारे नोज पे आया होगा, तभी तो हमें स्मेल आई, तभी तो हमें पता चला. हमारे ओल्फैक्टरी सेंटर ने, हमारा जो ओल्फेक्शन है उसने पता लगाया, उससे स्मेल आई, उससे पता चला कि फूड बना हुआ है. कौन सा फूड बना है, नोज. इसका मतलब कोई ना कोई पार्टिकल ऐसा था जो मूव कर रहा है. ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना कि पार्टिकल्स जो है ना वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते, चाहे वो फूड हो. एक एग्जांपल और देता हूँ. ठीक है, मान लो हमने 1 ग्लास वाटर, वी टुक 1 ग्लास ऑफ वाटर, या फिर कोई भी कंटेनर है जिसमें हमने वाटर फिल किया हुआ है. ठीक है, और इसमें अगर हम एक ड्रॉप इंक की डाल दें, ये मान लो इंक है, इंक. ठीक है, ये इंक की ड्रॉप हमने इसमें डाली तो क्या होगा, स्लोली थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे कि ये इंक जो है ये पूरे उस वाटर के, जो वाटर का कंटेनर था उसमें पूरे में फैल गई. पूरा का पूरा जो वो था, पानी था, वो पूरा का पूरा पानी डार्क हो गया. यानी कि जो इंक का कलर अगर ब्लैक था तो ये ब्लैकिश वाटर हो जाएगा. यानी कि इंक के जो पार्टिकल थे इस ड्रॉप में, टाइनी पार्टिकल्स थे, बहुत सारे पार्टिकल्स थे, वो पूरे फैल गए. पूरे इस जो पानी था उसको इन्होंने पूरा डार्क कर दिया. और इसी चीज से हमें एक चीज और पता चलती है, दैट मैटर इज हैविंग पार्टिकल नेचर, कि मैटर का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर का है. ठीक है, मैटर इज हैविंग पार्टिकल नेचर, नॉट कंटिन्यूअस. मैटर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है. यानी कि पूरा का पूरा अगर हम देखें, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी एक आयरन का ब्लॉक, ऐसा नहीं था कि ये पूरा का पूरा आयरन ब्लॉक एक ही चीज से बना है, यानी कि पूरा एक सिंगल पीस है. ठीक है, जब हमने इसको मैग्नीफाई किया था तो इसको मैग्नीफाई करने के टाइम पे हमें क्या पता चला था कि ये जो आयरन ब्लॉक है ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, isn't it? तो इसका मतलब मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज हैविंग पार्टिकल नेचर, यानी ये पार्टिकल नेचर का, पार्टिकुलेट मैटर है. ठीक है, तो बच्चों अब पता करते हैं कि एक्चुअल में, अब पूछेंगे बच्चे, दूसरा क्वेश्चन ये आता है डाउट दिमाग में कि ये मूवमेंट क्यों होता है, ये मूवमेंट हो क्यों रहा है. अगर पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते हैं तो ये मूवमेंट क्यों होता है. तो बच्चों ध्यान देना, ये मूवमेंट होता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से. इट इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्यों, देखो बच्चों, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसको हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं. के मतलब काइनेटिक एनर्जी. और फिर ये काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, दिस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द एनर्जी possessed, this is the energy possessed by particle due to its motion. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि हाफ mv स्क्वायर. तो देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि ये जो है, कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, मान लो पेन है, ठीक है, मैं इस पेन को फेंक देता हूँ, तो अगर मैं इस पेन को फेंक दूँ तो पेन ऐसे चलेगा, इसकी वेलोसिटी होगी. तो कोई भी चीज़ जब मोशन में आती है तो वो चीज़ जो मोशन में आती है, जो चलना स्टार्ट करती है, तो वो एक एनर्जी पोजेस करती है, उसके पास एक एनर्जी होती है, एंड दैट एनर्जी इज
काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये जो पार्टिकल चल रहे थे, फूड से हमें स्मेल आई या फिर इंक के पार्टिकल जो वाटर में डिसोल्व हुए पूरे उसमें फैल गए, यानी कि उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी जिसकी वजह से वो लोग जो है मूवमेंट कर पा रहे थे। ठीक है, अब देखो, अब कोई जो पार्टिकल होगा उसका मूवमेंट किसी का फास्ट हो सकता है। ठीक है, फास्ट होगा इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रही होगी। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर कोई पार्टिकल स्लो चल रहा है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, और काइनेटिक एनर्जी कम है तो मूवमेंट भी कम होगा। इसंट इट? ये ध्यान रखना, आगे जाके इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन में, तब हमें जाके पता चलेगा। अब देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पे जिस चीज का फर्क पड़ता है वो है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जो है, दिस टेम्परेचर कैन रेगुलेट काइनेटिक एनर्जी। और वो कैसे? अगर किसी भी चीज का, मान लो अगर ये इंक है, ये वाटर है या फिर ये फूड है, अगर इसका टेम्परेचर को मान लो मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो दिस टी, अगर ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो मूवमेंट भी ज्यादा होगा। और बच्चों आप लोग जानते हैं कि अगर खाना जब गर्म होता है, हॉट जो फूड होता है, खाना जब गर्म होता है, जब खाना गर्म होता है तो उसकी स्मेल ज्यादा आती है, isn't it? ठीक है, ये आपने सोचा होगा, प्रैक्टिकली रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर स्मेल ज्यादा होगी इसका मतलब मूवमेंट ज्यादा रहा होगा। और वो मूवमेंट ज्यादा क्यों था? वो मूवमेंट ज्यादा इसलिए था क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उस फूड की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। अब अगर हम बात करें कि मैटर की स्टेट्स जो होती हैं, देखो मैटर की 3 स्टेट होती हैं, वैसे तो मेनली 18 स्टेट्स हो सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हें मेनली 3 बताने वाला हूँ। ठीक है, 2 और स्टेट होती है हमारे पास, 2 स्टेट और होती हैं, मतलब टोटल 5 का एनसीईआरटी ने जिक्र किया है। एक प्लाज्मा स्टेट के बारे में बताया, ठीक है, और एक बोसोन आइंस्टीन वाली स्टेट के बारे में बताया। ठीक है, तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन उससे पहले हम 3 स्टेट्स की बात करें। अगर मान लो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर द मेन 3 स्टेट्स। तो अगर हम बात करें सॉलिड्स में जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास होते हैं, isn't it? सॉलिड में जो पार्टिकल बहुत पास होते हैं, और पार्टिकल पास होने की वजह से इनमें जो मूवमेंट होती है वो बहुत लिमिटेड सी होती है, थोड़ी सी मूवमेंट होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि मूवमेंट नहीं होती, लिमिटेड मूवमेंट होती है, और वो स्मॉल वाइब्रेशंस, थोड़ी सी वाइब्रेशंस होती हैं सिर्फ। ठीक है, अब आप पूछोगे भैया हमें तो वाइब्रेशन दिखाई नहीं देती। सर हमें वाइब्रेशन तो दिखाई नहीं देती, तो हमें कैसे पता चला? हमारे सामने फोन रखा है या हमारे सामने पेन है, इसमें वाइब्रेशन नहीं है तो हमें कैसे पता चला? तो बच्चों ये वाइब्रेशन जो है होती है, हमें इनका पता नहीं चलता, बहुत स्मॉल लेवल पे होती है, लेकिन कई बार ये वाइब्रेशन ज्यादा भी होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल आपने रेलवे ट्रैक देखे होंगे, रेलवे ट्रैक, isn't it? तो रेलवे ट्रैक में कई बार आपने ध्यान से देखा होगा, जब बहुत फास्ट मूविंग ट्रेन आती है ट्रैक्स पे, मान लो ये ऐसे ट्रैक है, तो बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग ट्रेन आई, ऐसे ट्रैक से गुजरी, तो ट्रेन के निकल जाने के बाद भी बहुत देर तक रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं, है ना, सपोज ये ट्रैक्स है रेलवे के पैरेलल ट्रैक, तो इन ट्रैक्स में से बहुत देर तक अजीब सी साउंड आती रहती है। और वो साउंड क्यों आई? क्योंकि ट्रैक के जो एटम्स हैं या मोलिक्यूल्स हैं, जिनसे आयरन से जो बना होता है, तो उसमें आयरन के जो एटम है, जो मोलिक्यूल है, वो वाइब्रेट होते रहते हैं, और उनकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स में भी लिमिटेड मूवमेंट होती है, स्मॉल वाइब्रेशंस की फॉर्म में, isn't it? ठीक है, अब लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में भी वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन सॉलिड से ज्यादा होती हैं, मोर देन सॉलिड्स से ज्यादा वाइब्रेशन होती है, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनमें बीच में थोड़ा गैप होता है। ठीक है, थोड़ा गैप होता है, तो इसलिए वो मूवमेंट होती रहती है। आपने सी में देखा होगा, सी में ओशियन का फ्लोइंग वाटर, ठीक है, फ्लोइंग वाटर इन रिवर, सारी चीजें, तो फ्लो करता रहता है। फ्लो इसलिए करता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है, तो मूवमेंट करते रहते हैं। और गैस, अगर गैस की बात करें तो गैस में मैक्सिमम मूवमेंट होता है, मैक्सिमम मूवमेंट, isn't it? क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है वो स्पेस बहुत ज्यादा होगा पार्टिकल्स में, और ये स्पेस ज्यादा होने की वजह से उसका मूवमेंट भी ज्यादा हो जाएगा। Is it clear? Okay. So this was our first property, characteristic of particle। और characteristic of particle में हमने first point की बात की, that particles move continuously. This was our first character. Now let's move on to the second character. Particles have space between them. Particles have space between them, यानी कि particles के बीच में space होता है। और बच्चों देखो, इसको मैं एक बहुत अच्छे example से illustrate करता हूँ। ठीक है, मान लो हमारे पास बीकर है, ये बीकर है, उस बीकर में हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है। सपोज दीज ब्लू वंस आर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर इज लिक्विड है, तो इसके बीच में थोड़ा सा गैप होगा, isn't it? अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ग्रीन कलर का सॉल्ट। ठीक है, ये मान लो मैंने ले लिया सॉल्ट, दीज आर सॉल्ट पार्टिकल, और ये सॉल्ट जो है मैं इस बीकर में डाल देता हूँ, दिस इज सॉल्ट। और ये सॉल्ट अगर मैं बीकर में डाल दूँ तो देखो क्या इमेज बनेगी,
क्या दिखाई देगा? ये मान लो बीकर था, ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे, और इनके बीच में हम क्या डाल सकते हैं? इनके बीच में हम ग्रीन पार्टिकल्स यानी कि सॉल्ट अगर हम इसमें डिसोल्व कर दें तो वो सॉल्ट कहाँ जाएगा? डिसोल्यूशन का मतलब उसमें घुल गया मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में जो स्पेस था, उन स्पेस के बीच में सॉल्ट के एटम्स या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस लिक्विड और दिस वाटर पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, इजंट इट? तो अगर हम बात करें तीनों स्टेट के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करें तो बच्चों सॉलिड्स में सबसे कम गैप होता है, इजंट इट? सॉलिड में सबसे कम गैस होता है। इसलिए अगर आप देखो, अगर मान लो आपने आयरन, Fe मतलब आयरन, और उसके ऊपर आपने रख दिया एल्यूमिनियम, आयरन के ऊपर एल्यूमिनियम रख दोगे तो ये कभी डिसॉल्व नहीं होंगे क्योंकि इनके बीच में स्पेस है ही नहीं, स्पेस बहुत कम है, ठीक है? तो स्पेस कम होने की वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे में डिसॉल्व हो ही नहीं सकते, ठीक है? अगर हम बात करें लिक्विड की, ठीक है, तो जैसे देखो मिल्क एक लिक्विड है, और मिल्क के अंदर अगर हम डाल देंगे वाटर तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है? सिमिलर एग्जांपल वी कैन कंसीडर दिस, ठीक है? क्योंकि इनके बीच में स्पेस था तो मिल्क वाले जो पार्टिकल होंगे और वाटर के जो पार्टिकल होंगे आपस में इस तरीके से मिक्स हो जाएंगे, यानी कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। और अगर गैस की बात करें, गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो गैस में भी दे हैव लार्ज स्पेस, तो गैस में भी लार्ज स्पेस होता है क्योंकि गैस के तो पार्टिकल्स और भी ज़्यादा दूर होंगे तो उनमें तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इजंट इट? सो दिस वाज आवर सेकंड कैरेक्टर, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। So this was the second character. Now let's talk about the third character. ठीक है? थर्ड कैरेक्टर में है that particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other. Particles of matter एक दूसरे को attract करते हैं. And how do they do that? कैसे करते हैं? ठीक है, देखेंगे। जो पार्टिकल्स होते हैं they have force of attraction between them. They have force of attraction between them, है ना? और वो कैसे होता है force of attraction between them? तो बच्चों देखो, जो सॉलिड्स है, आपने देखा होगा जो सॉलिड्स हैं उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते इजीली। फॉर एग्जांपल मान लो एक नेल ली हमने, वी हैव अ नेल, और उसको अगर हैमर से आप मारोगे, ठीक है, वो टूटेगा नहीं, इट कांट ब्रेक इजीली, ये जल्दी से नहीं टूटेगा। दैट मीन्स ये जो नेल है, अगर ये आयरन की बनी है, अगर ये आयरन नेल है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है और बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए ये जो आयरन नेल है ये आसानी से ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है? तो अगर सिमिलरली अगर हम मान लेंगे वाटर, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ टैप, अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें, लिक्विड के ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया पहले, तो मान लो अगर हमने टैप को ऑन किया, टैप से वाटर आ रहा है, और अगर उस वाटर के बीच में हम अपनी फिंगर लगा दें तो वाटर क्या होगा? वाटर स्प्लिट करेगा टू पार्ट्स में। जो टैप का फ्लो था उसमें हमने फिंगर लगा दी तो वाटर विल स्प्लिट इनटू टू, और जैसे ही वाटर टू में स्प्लिट करेगा हमारी फिंगर के दोनों साइड से नीचे आएगा और वापस से अगेन इट विल कंबाइन एंड इट विल फॉल डाउन। इसका मतलब लिक्विड ऑल्सो हैज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद वो वापस से एक पार्ट में आया एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। अगर हम थर्ड स्टेट यानी कि गैस के बारे में बात करें, गैसेज हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो क्यों? क्योंकि गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और दूर दूर अगर उसके पार्टिकल्स होंगे तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है? यानी कि सबसे कम, दे हैव मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, दैट हाउ मेनी स्टेट्स मैटर हैज, मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती है, उन सारी स्टेट्स के बारे में। देखो मेनली मैटर की 5 स्टेट्स होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है? तो प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो दोनों हैं इनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे चैप्टर के बिल्कुल एंड में। पहले हम मेनली इन 3 के बारे में बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर सॉलिड, सबसे पहले अगर हम सॉलिड की बात करें तो देखो ट्राई टू कंप्रेस, मान लो ये पेन है, दिस पेन इज अ सॉलिड, अगर मैं इसे कंप्रेस करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको दबाऊं, आई कांट डू इट। अगर मैं अपने मोबाइल फोन को लेकर उसको प्रेस करूं, आई कांट डू इट। दिस एनीथिंग, इस पेन का कैप लूं, इफ आई ट्राई टू कंप्रेस इट, आई कांट, क्योंकि दिस सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। अगर इनको कंप्रेस करें तो वी कांट कंप्रेस इट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम नीडल को लें तो नीडल इज ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल, यानी कि वी कांट कंप्रेस इट। और अगर उसको कंप्रेस नहीं कर सकते दैट मीन्स दे आर इनकम्प्रेसिबल, दैट मीन्स सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है? सॉलिड्स हैव शेप एंड वॉल्यूम, अगर सॉलिड की शेप एंड वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम उनकी फिक्स होती है। और अगर कोई भी चीज़ जिसकी शेप फिक्स होती है उसको हम बोलते हैं टर्म रिजिड, यानी कि सॉलिड्स आर रिजिड,
देयर शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स। अगर मैं इस पेन को कहीं भी लेके जाऊँ, चाहे मून पे लेके जाऊँ या मैं किसी बेड में रख दूँ या किसी ग्लास में डाल दूँ, कंटेनर में डाल दूँ, इट्स गोइंग टू बी फिक्स्ड। ये फिक्स्ड है, इसकी शेप एंड वॉल्यूम इसकी फिक्स्ड है, ठीक है। अगर मैं किसी कंटेनर में डालूँ, अगर मैं इसको ग्लास में डाल दूँ, दिस इज नॉट गोइंग टू फिल द ग्लास कंप्लीटली। ये सिर्फ उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना इसका वॉल्यूम है। That means they don't fill the container completely. That means solids do not fill the container completely. So these are the three important points about the solid. First is they are incompressible. Second, they have fixed shape and volume, thus they are rigid. And third is they do not fill the container completely. Isn't it? Now let's talk about liquid. अगर बच्चों लिक्विड्स की बात करें, ठीक है, मान लो हमारे पास वी हैव वाटर, ठीक है। अगर वाटर की बात करें, मान लो कि मैंने एक ग्लास वाटर लिया, ये मान लो कोई ग्लास है, उसमें मैंने 50 ml वाटर लिया, सपोज इट इज 50 ml वाटर लिया, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया एक फ्राई पैन में, सपोज दिस इज अ फ्राई पैन, इस फ्राई पैन में मैं डाल दूंगा उसको, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, देखो पहले इसकी शेप थी, पहले वाटर की शेप क्या थी, पहले वाटर की शेप ऐसी थी, इजंट इट। अब वाटर की शेप कैसी हुई, अब वाटर की शेप ऐसी हुई, इजंट इट। फ्राई पैन में दिस इज फ्राई पैन एंड दिस इज ग्लास। तो ग्लास में ग्लास की जैसे शेप थी, फ्राई पैन में फ्राई पैन की जैसे शेप थी। अगर मैं इसको कोनिकल फ्लास्क में डाल दूं, दिस इज कोनिकल फ्लास्क, जो आप लोग केमिस्ट्री लैब वगैरह में देखेंगे, तो अगर मैं इस फ्लास्क में उसको वाटर को डाल देता हूँ, देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इसकी जो शेप होगी वाटर की वो ऐसी शेप हो गई है, इजंट इट। लेकिन इसकी जो शेप है, दैट मीन्स लिक्विड्स कैन चेंज शेप, लिक्विड्स जो है वो शेप चेंज कर सकते हैं। बट देखो 50 ml मैंने लिया था और 50 ml पूरा इधर ट्रांसफर किया, दैट मीन्स यहाँ पे भी इस फ्राई पैन पे वाटर कितना होने वाला है 50 ml, और इस कोनिकल फ्लास्क में भी वाटर कितना होने वाला है 50 ml। बट इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, 50 ml 50 ml 50 ml। बट इसलिए हम लिख सकते हैं दैट लिक्विड्स कैन चेंज शेप बट विल हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इजंट इट, है ना। तो लिक्विड जो होगा वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, जैसे भी कंटेनर में डालोगे उसकी शेप वैसी हो जाएगी, बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अब नेक्स्ट, दे आर इनकम्प्रेसिबल। अब देखो बच्चों प्रूव कर देते हैं कैसे। मान लो एक वाटर बोतल लो, है ना, एक वाटर बोतल हमने लिया प्लास्टिक का, जो ट्रेन वगैरह में मिलता है, रेल नीर, उसको आधा भर लो पानी से, ठीक है। फिर बोतल को प्रेस करने की कोशिश करो, बोतल प्रेस होगी, लेकिन एक्चुअल में ये फ्लूइड नहीं प्रेस हो रहा है, फ्लूइड प्रेस नहीं हो रहा है एक्चुअल में। देखो होगा क्या, मान लो दिस वाज द बोतल, ये बोतल था, मान लो इधर से आपने प्रेस किया उसको, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो होगा क्या, ये फ्लूइड का जो लेवल था, ये फ्लूइड का लेवल यानी कि इस वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ से इसको कंप्रेस किया, बोतल को बाहर से कंप्रेस किया, इस बोतल को कंप्रेस करने पे फ्लूइड भी कंप्रेस होगा, लेकिन एक्चुअल में ये जो एयर है, ठीक है, मान लो ये ग्रीन पोर्शन जो है, दिस ग्रीन पोर्शन इज एयर। तो एक्चुअल में इस केस में हो क्या रहा है, ये जो एयर थी, ये जो एयर है ग्रीन, दिस एयर, इस एयर का कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, इस एयर का कंप्रेशन हो रहा है, ना कि वाटर का। वाटर तो जितना हमने यहां से दबाया इतना वाटर ऊपर डिस्प्लेस हो गया, वाटर इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फ्लूइड है, वाटर है, वो कंप्रेस नहीं हुआ, एक्चुअल में एयर कंप्रेस हो रही है। सो द फ्लूइड्स आर इनकम्प्रेसिबल, दैट मीन्स वी कांट कंप्रेस देम। थर्ड इज they don't fill container completely, they don't fill container completely, मतलब वो कंटेनर को completely fill नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये ग्लास लिया, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर इट एज अ ग्लास, ये ग्लास है, उसमें मैंने वाटर डाल दिया इतना, ठीक है, ग्लास थोड़ा बड़ा था, पानी थोड़ा कम था, तो ये जो वाटर है, दिस वाटर इज नॉट फिलिंग दिस कंटेनर कंप्लीटली, उसके बीच में थोड़ा स्पेस अभी भी है, खाली पड़ा है, और वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है एयर और दिस इज वाटर। सो इट्स नथिंग लाइक दैट दिस वाटर विल फिल दिस ग्लास कंप्लीटली, इजंट इट। सो ये जो वाटर है, ये लिक्विड जो है, दे डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। सो हियर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इज दैट दे कैन चेंज शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, सेकेंड इज दे आर इनकम्प्रेसिबल, एंड थर्ड इज दे डू नॉट फिल कंटेनर completely. Now similarly, if we will talk about gas, third state is gas. अगर देखो बच्चों गैस के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो गैस को किसी भी कंटेनर में डाल दो, वो उसी की शेप एक्वायर कर लेगी एंड उसी की वॉल्यूम, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर है,
this is the oxygen cylinder, isn't it? So if this is the oxygen cylinder and it is filled with oxygen, this is oxygen, ठीक है। अगर इस ऑक्सीजन को किसी हम दूसरे सिलेंडर में जो कि बिगर इन साइज है उस वाले सिलेंडर में अगर इसको ट्रांसफर कर देंगे, देन इट विल एक्वायर इट्स शेप और इसी की वॉल्यूम को पूरा एक्वायर कर लेगा। दैट मीन्स दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। लिक्विड्स की जो गैसेस की जो वॉल्यूम होती है एंड शेप होती है, दे कांट बी फिक्स्ड। नाउ सेकंड पॉइंट इज easily compressible. easily compressible, that means कि ये जो गैसेस होती है इनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके लिए अगर एग्जांपल दूँ तो एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर देखो बच्चों सबके घर में आता है, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर कुछ ऐसा करके होता है, ठीक है। दिस इज एलपीजी सिलेंडर और इसमें गैस को कंप्रेस करके भरा होता है हमने, कंप्रेस्ड गैस, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी ऑफ गैस बहुत ज़्यादा होती है, उसको कंप्रेस करके भींच के, यानी कि उसको प्रेशराइज करके इसके अंदर फिल कर देते हैं। सो बहुत सारे अमाउंट की जो गैस होती है वो इसके अंदर फिल कर देते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स दे आर इजिली कंप्रेसिबल। नाउ थर्ड पॉइंट इज दे fills the container completely। वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल करते हैं। कैसे? अब देखो जैसे ये ऑक्सीजन सिलेंडर वाला मैंने एग्जांपल दिया था, ये छोटा सिलेंडर है, स्मॉल सिलेंडर है, एंड दिस इज लार्ज सिलेंडर, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन सेम क्वांटिटी जब ये इस सिलेंडर में थी तो इस सिलेंडर में पूरा इसने एक्वायर कर लिया, उसको पूरा कंप्लीटली फिल कर दिया, और जैसे ही दूसरे लार्जर सिलेंडर में डाला तो लार्जर सिलेंडर को फिल कर दिया। दैट मीन्स दे फिल्स द कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है। अभी तक जो हमने लिक्विड एंड सॉलिड की बात की थी, दे वर नॉट फिलिंग द कंटेनर कंप्लीटली, बट दिस गैस इज फिलिंग द कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है, एंड दैट टू वेरी इजीली। सो यहाँ पे हमने बात की तीनों स्टेट्स के बारे में, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब एक कंपैरेटिवली एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ मैं आपके लिए, एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ। लेट्स सपोज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। अगर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स की हम बात करें, अगर सॉलिड्स की बात करें, तो सॉलिड्स में बिल्कुल कम स्पेस होता है, या फिर ये मान लो कि स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी कि सॉलिड्स जिन एटम से बने हैं उनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो रिजिड है, उनकी फिक्स्ड शेप है, इसलिए उनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते क्योंकि बीच में स्पेस है ही नहीं। अगर इनको प्रेस भी करेंगे तो एटम्स जाएंगे कहाँ? दे गोना स्टे द सेम पॉइंट। और अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड में थोड़ी सी स्पेस है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी सी स्पेस होती है, ठीक है। सो हियर अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो इनमें बहुत स्मॉल है, सिर्फ थोड़ा वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड थोड़ा दूर होता है। देखो सॉलिड्स की अगर बात करें, सॉलिड बिल्कुल पास है और वहीं पे सिर्फ ऐसे छोटा वाइब्रेशन करेंगे। अगर लिक्विड पे लेके जाए तो लिक्विड थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन करेंगे क्योंकि उनके पार्टिकल ज़्यादा दूर है। एंड सिमिलरली इफ वी गो टू गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड्स में स्मॉल था, यहाँ पे मीडियम है, एंड यहाँ पे लार्ज स्पेस है, तो यानी कि जो पार्टिकल होंगे, गैस के पार्टिकल बिल्कुल तेज ऐसे वाइब्रेट करने वाले हैं, isn't it? Now second is force of attraction. That too we have already spoken about, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिड्स में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए उन्हें इतनी आसानी से नहीं ब्रेक कर सकते, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा वीक होता है, ठीक है, हमने वाटर टैप और उसके बीच में फिंगर लगाया था, वो वाली बात की थी। एंड गैसेस में वेरी वीक होता है क्योंकि गैसेस के पार्टिकल ऑलरेडी बहुत दूर है, ठीक है, तो उनमें बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होता, बहुत कम होता है, ठीक है। अगर हम मूवमेंट की बात करें, दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी स्पोकन, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर मूवमेंट की बात करें तो सॉलिड में लो मूवमेंट होता है, बिल्कुल कम, ओनली स्मॉल वाइब्रेशंस, इनमें से थोड़ा सा वाइब्रेशन होती है, ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इनमें मीडियम होता है, ठीक है, मीडियम मूवमेंट होता है क्योंकि उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, सो दे कैन मूव। लेकिन गैसेस में हाई मूवमेंट होता है, गैसेस हैव हाई मूवमेंट क्योंकि उनके स्पेस में बहुत ज़्यादा, उनके बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो दे कैन मूव, बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं, isn't it? ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमने बात की कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात की तो सॉलिड्स के बारे में हमने बात की, दे आर इनकम्प्रेसिबल,
यानी कि इनको हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। और लिक्विड के बारे में बात की, अभी बोतल को फिल करके मैंने बताया था कि अगर बोतल को फिल करोगे, पूरी बोतल फिल कर दोगे, आप उसे कंप्रेस करने की कोशिश करो, है ना, तो वो कंप्रेस नहीं होता, बहुत हार्ड हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये भी लिक्विड जो होते हैं ये भी नियरली इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल। हालांकि थोड़ा बहुत स्पेस है, बट इवन देन उनको कंप्रेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और गैसेस, दे आर, गैसेस के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, सो दे आर हाईली कंप्रेसिबल। दैट वी हैव टोकन अबाउट हियर कि जो एलपीजी गैस होती है उसको हम कंप्रेस करके बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके उसको टाइटली तब उसे सिलेंडर में फिल करते हैं, ठीक है। नाउ एक और टर्म होती है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, दैट इज फ्लूइडिटी। देखो, फ्लूइड्स वो होते हैं, फ्लूइड्स आर द सब्सटेंसेस और द थिंग्स व्हिच कैन फ्लो। तो सॉलिड्स, अगर हमने आयरन का ही डाल दिया, आयरन का एक पीस डाल दिया, तो पूरा पीस ही रहेगा। इट्स नथिंग लाइक दैट कि वो आयरन का पीस ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड, जो अगर हम फ्लूइडिटी के बारे में बात करें तो सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। अब लिक्विड है, मान लो लिक्विड था, पानी कहीं पे हमने डाल दिया, तो पानी क्या होगा, गिरने के बाद वो मूवमेंट करेगा, दैट मीन्स दिस लिक्विड कैन फ्लो। देखो, अगर गैस की बात करें, एयर एयर भी फ्लो करती है, हालांकि हमें दिखाई नहीं देती बिकॉज एयर इज कलरलेस, बट एयर ऑल्सो फ्लोज, ठीक है। तो एयर भी फ्लो करती है। तो बेसिकली जो हम टर्म फ्लूइड यूज करते हैं वो लिक्विड और गैस दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं दैट एयर एंड गैस दीज आर फ्लूइड्स, ठीक है बच्चों। तो ये हमने बात की यहाँ तक स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है, गैसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि ये जो मैटर है, हाउ डज इट चेंज इट्स स्टेट, हाउ डज मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि मैटर जो है वो अपनी स्टेट्स कैसे चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि हमारे पास लिक्विड था, सॉलिड था, या जो भी था, ये सारी जो चीज़ें थी, तो मैटर के जितने भी टाइप्स थे, ये टाइप्स अलग अलग फॉर्म में कैसे चेंज होता है, हाउ डज दिस मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो बच्चों, इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लेंगे वाटर का। एग्जाम्पल वी आर टेकिंग एज वाटर। तो देखो, वाटर की बेसिकली क्या होती है, वाटर की 3 फॉर्म होती है। वाटर की तीनों फॉर्म कौन कौन सी है बताओ। अगर सॉलिड फॉर्म की बात करें तो वाटर की सॉलिड फॉर्म कौन सी है, आइस। वाटर की लिक्विड फॉर्म की अगर बात करें तो लिक्विड फॉर्म, and if we talk about the liquid form of the water, so as you are familiar, तो ये बताओ कौन सी स्टेट है, वाटर इटसेल्फ इज लिक्विड। और अगर हम इसकी गैशियस स्टेट की बात करें कि गैशियस स्टेट कौन सी है, तो वो गैशियस स्टेट होती है वाटर की वाटर वेपर। तो ये वाटर वेपर है, यानी कि हमारे पास वाटर एक ऐसा चीज़ है जिसमें वाटर की 3 फॉर्म होती है, ठीक है। वैसे मैटर की 18 फॉर्म्स होती है, वी हैव 18 स्टेट्स ऑफ द मैटर, उसमें से 5 हम लोग 9th के लेवल पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 5 में से 2 जो हैं वो बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी मेनली हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे फोकस कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि मैटर कैसे चेंज करता है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया, वाटर जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आइस में एज सॉलिड, एंड वाटर में एज लिक्विड, एंड वाटर वेपर में एज गैशियस स्टेट, ठीक है। तो अब हम गैशियस को कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज द स्टेट, हाउ टू चेंज स्टेट को चेंज कैसे करें। तो देखो बच्चों, स्टेट को चेंज करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 इज टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को वेरी करें तो भी हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज प्रेशर। अगर हम प्रेशर चेंज करें तो भी हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेम्परेचर लेकर समझें, मान लो पहले हम टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ते हैं, टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। तो अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे, अगर हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं कि टेम्परेचर कैसे स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है। तो देखो, मान लो हमारे पास आइस था, वी हैव आइस, इजंट इट, और आइस था, उस आइस को अगर हम हीट करेंगे, इफ वी विल हीट इट, तो आइस किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में, इजंट इट। और इस वाटर को फिर और ज्यादा हीट करेंगे, अगर इस वाटर को और ज्यादा हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा गैशियस स्टेट में, गैशियस स्टेट। लेकिन देखो बच्चों, इसका उल्टा भी सही होगा। अगर इसका उल्टा करेंगे, मतलब अगर कोई गैशियस स्टेट में है, अगर वाटर ऑलरेडी गैशियस स्टेट में है, और अगर इस गैशियस स्टेट को हम कूलिंग करेंगे, इसकी कूलिंग यानी कि कूल करेंगे, तो ये जो गैशियस स्टेट है इट विल चेंज इनटू वाटर, और वाटर को और ज्यादा कूल कर देंगे, यानी कि रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, तो वो वाटर जो किसमें चेंज हो जाएगा, आइस। यानी कि हीट करने पर आइस टू वाटर एंड वाटर टू गैस, और कूल करने पर गैस टू वाटर एंड वाटर टू आइस। इट्स वाइस वर्सा, यानी कि ऑपोजिट होता है, ठीक है। अभी देखो, इस चीज के बारे में मैं आपको रीजन बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो समझेंगे बच्चों, ठीक है। पेज को मैं थोड़ा सा आप स्लाइड अप कर देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, ये जो आइस है, अगर इस आइस की मैं आपको बात बताऊं, देखो होता क्या है कि जब ये आइस था, आइस कौन सी स्टेट है बताओ, सॉलिड।
यानी कि जब ये सॉलिड था तो उस सॉलिड में हुआ क्या, व्हाट वाज द थिंग इन दिस सॉलिड, इस सॉलिड में क्या था, इस सॉलिड में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत ज़्यादा पास थे, इजंट इट, बहुत ज़्यादा पास थे, ज़्यादा पास थे, इसलिए वो सॉलिड था। जैसे ही हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, जैसे ही हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो हीट करने से क्या होगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगी। काइनेटिक एनर्जी हमने बात की थी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। यानी कि अगर हमने उसको हीट प्रोवाइड की, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई, यानी कि इनका जो मोशन था, इनकी जो वाइब्रेशन थी वो इंक्रीज होने लगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, इतनी हीट हम प्रोवाइड कर देंगे कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, इजंट इट। हमने बात की थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में मैक्सिमम होता है, तो जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगा, इन पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो यहाँ पे सॉलिड था, ये जो यहाँ पर क्या था, ये जो यहाँ पर सॉलिड था, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, इजंट इट, ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। और इसके ऑपोजिट देखो, अगर हम इनकी हीट कम करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि कूलिंग करना स्टार्ट करेंगे, और अगर कूलिंग करना स्टार्ट किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वापस ही किसमें बन जाएगा, सॉलिड में। यानी कि आइस को अगर हीट करेंगे, हीट करने पे क्या हो रहा है, हीट करने पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हुआ, और ये किसमें चेंज हो गया, लिक्विड में। वाटर कौन सी स्टेट है, लिक्विड, आइस कौन सी स्टेट है, सॉलिड, और गैस कौन सी स्टेट है, गैसियस गैस, ठीक है। लेकिन अगर कूलिंग कर देंगे, तो यही काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड में। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो अभी हमने पढ़ा, चलो मान लो हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, वाटर, ये वाटर है, ठीक है। अब वाटर को गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि गैस तो गैसियस फेज है, वाटर इसका लिक्विड फेज है। तो देखो बच्चों, वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें वापस से और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और अगर हीट करेंगे तो ध्यान से समझना, इसको अगर तुमने हीट कर दिया तो हीटिंग से क्या होगा, हीटिंग करने पर देखना कि क्या होगा, हीटिंग करने पर वापस से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स थे वो और ज्यादा इनके जो मूवमेंट होगी, ये जो मूवमेंट थी, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट थी वो मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। और मूवमेंट इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ बताओ, मूवमेंट इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था पार्टिकल्स का, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वापस से कम हो जाएगा। यानी कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल कुछ ऐसे थे जो लिक्विड फेज में थे, वो अब गैसियस फेज में जाते कैसे हो जाएंगे बताओ, ऐसे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा फार, इजंट इट। और इसका ऑपोजिट प्रोसेस अगर हम बात करें कूलिंग की, कि अगर हम कूलिंग कर देते हैं, इजंट इट, अगर हम मान लो कि हमने कर दिया कूलिंग, अगर हमने कूलिंग कर दिया, तो देखो कूलिंग से क्या होगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई थी वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और ये जो प्रोसेस था वाटर का गैस में कन्वर्ट होना, ये ऑपोजिट हो जाएगा ऑन कूलिंग। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। ये जो लास्ट पेज है, इस पेज पे जो हमने बात की थी कि ये हमने क्या किया था, आइस को वाटर में कन्वर्ट किया था, काइनेटिक एनर्जी लगा के वाटर में कन्वर्ट किया था, इजंट इट। सॉलिड से हमने लिक्विड चेंज में कन्वर्ट किया था, लिक्विड में, इट इज नॉट गैस, इट इज लिक्विड, ठीक है। इसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया था, और अब हमने क्या किया, अब हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया। और जो ये टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है और ये गैस में कन्वर्ट होने लगता है, और ठीक है, तो उस गैस इस टेम्परेचर को बोलते हैं, दैट टेम्परेचर उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान से समझना, बॉइलिंग पॉइंट इट इज अ टेम्परेचर, ये चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ मैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, देखना, इट इज अ टेम्परेचर at which the pressure of water is equal to atmospheric pressure। फॉर एग्जाम्पल बच्चों समझना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसे हम डिफाइन करते हैं कि वो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, 1 ATM भी बोल देते हैं। तो जब वाटर को एनर्जी मिलती रहती है, काइनेटिक एनर्जी, जब उसको हीट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहती है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा, तो उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर चेंज होगा वाटर का, और जब वो प्रेशर 1 ATM के इक्वल हो जाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि दैट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर फॉर वाटर के लिए कितना होता है, फॉर वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको केल्विन में लिखेंगे तो वी विल राइट 273 केल्विन।
इज इट क्लियर? तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि ये जो चेंज है, ये चेंज ऑफ स्टेट कैसे हुआ, कि सॉलिड से लिक्विड कैसे बना और लिक्विड से गैस कैसे बना, ये हमने पढ़ लिया। और बच्चों ध्यान देना, देखो अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, और वो ये है कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, मैं पेज को थोड़ा स्लाइड अप कर देता हूं। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन। उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। और फ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पे स्टेट चेंज होती है, स्टेट इज चेंज, ठीक है, स्टेट इज चेंज्ड, ठीक है। तो देखना, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात की, ऐसे ही जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, स्टेट चेंज होती है, तो वो जो टेम्परेचर था, जब हमने आइस को मेल्ट किया था, आइस को मेल्ट करके क्या बनाया था, आइस को मेल्ट करके हमने बनाया था वाटर। सो दैट टेम्परेचर इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एंड दैट टेम्परेचर फॉर वाटर कितना होता है बच्चों बताओ? फॉर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, ठीक है। दिस विल बी 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री 273 केल्विन एंड दिस इज 373 केल्विन। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ये जो स्टेट चेंज होता है, व्हेन द स्टेट इज चेंज्ड, जब स्टेट चेंज, ठीक है, होता क्या है, मान लो आइस है, आइस से हमें क्या बनाना है, आइस से हमें बनाना है वाटर, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड। तो बच्चों ध्यान देना, ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, ये जो पूरा कन्वर्जन का प्रोसेस है, आइस से हमें वाटर बनाना है, यानी कि सॉलिड से हमें लिक्विड बनाना है। तो उस टाइम पे होता क्या है कि धीरे धीरे पहले इस आइस का टेम्परेचर होगा, इंक्रीज होगा धीरे धीरे। मान लो इसका टेम्परेचर नेगेटिव में था, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर होगा, तो ये आइस जो है इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, और जैसे ही वो मेल्टिंग करना स्टार्ट करेगा, तो ये टेम्परेचर तब तक चेंज नहीं होगा, तुम कितनी भी हीट लगा लो, ये 0 डिग्री ही रहेगा जब तक पूरा कंप्लीट आइस, वाटर में चेंज नहीं होता, तो तुम कितनी भी हीट दे दो, तो फिर वो हीट गई कहाँ? वेयर डज दैट हीट गो? हीट वो गई कहाँ? तो देखो बच्चों, हमें क्या कर रहे हैं, हम जो सॉलिड था, ये जो सॉलिड था, उस सॉलिड से हम लिक्विड बना रहे हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। तो ये जो हीट थी वो कहाँ गई? ये चली गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में वो हीट चली गई, ठीक है। तो ये हीट गई कहाँ? ये हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में चली गई, यानी कि जो मॉलिक्यूल पास थे सॉलिड के, उनमें बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसको कम करने में इस हीट का यूज हो गया। और इसलिए जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, जब तक ये पूरा इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाता, पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और ये जो हीट है, जो स्टेट चेंज में यूज आ रही है, इस प्रोसेस का नाम क्या था बताओ? इस प्रोसेस का नाम था फ्यूजन, वाटर में कन्वर्ट होना, दैट इज फ्यूजन। तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, isn't it? So इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ कि ये जो हीट थी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में चली गई। सो व्हाट डज दैट लेटेंट मीन? इस लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट मतलब होता है हिडन, ठीक है। लेटेंट का मतलब है हिडन, समथिंग विच इज हिडन, जो हमें नहीं दिख रहा, isn't it? तो अगर ये हिडन है, इसका मतलब ये वो हीट थी जिसका हमें पता नहीं चल रहा था। पता क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही थी, इसलिए हमने इसको बोल दिया हिडन हीट, दैट मींस लेटेंट हीट। और ये प्रोसेस का नाम था फ्यूजन, दैट मींस इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इज इट क्लियर? चलो बच्चों, अब देखो मैं आगे की चीज बताता हूं, ठीक है। अब मान लो अगर देखो आइस से वाटर की चेंज की बात की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो बात की थी, वो हमने बात की थी कि वाटर विल चेंज इनटू व्हाट? वाटर विल चेंज इनटू वेपर, क्योंकि अगर हम और भी कॉन्स्टेंटली हीट करेंगे तो जो वाटर था वो वाटर वेपर्स में चेंज होगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, isn't it? तो इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है बच्चों। ये प्रोसेस होता है वेपराइजेशन, आइस का वाटर में बनना, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना इज फ्यूजन, एंड लिक्विड का गैस में चेंज होना इज वेपराइजेशन। तो सिमिलरली आप एक बात याद रखना, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, जैसे जैसे हम हीट देंगे तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, जब हम उनको हीट देंगे, धीरे धीरे उनकी एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जिसपे ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और उनके
जो बीच में जो गैप था मॉलिक्यूल्स के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि गैस में चेंज हो जाएगा। तो वो जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर वाटर के लिए होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन, ठीक है। तो बच्चों सिमिलरली जैसा हमने ऊपर फ्यूजन में बात की थी, सिमिलरली यहाँ पर वेपराइजेशन में भी ये टेम्परेचर 373 केल्विन ही रहेगा, 373 केल्विन ही रहेगा जब तक कंप्लीट वाटर गैस यानी कि वेपर में चेंज नहीं होता। जब तक ये वेपर में चेंज नहीं होता तब तक ये जो है कांस्टेंट रहने वाला है। और ये कांस्टेंट रहेगा तो फिर सेम क्वेश्चन कि वो हीट गई कहाँ, वेयर डज दैट हीट गो। ये हीट देखो बच्चों, ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे, ये लिक्विड के पार्टिकल्स थे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में वो हीट चली गई, वो हीट इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में चली गई। एंड दैट हीट इज कॉल्ड एज, इस हीट को हम बोल सकते हैं, दैट हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट, यानी कि हिडन, दिखाई नहीं दे रही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हिडन क्यों है, क्यों लेटेंट बोला, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इस टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, और ये स्टेट चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इज इट क्लियर? तो ठीक है बच्चों, ओके। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगले कंसेप्ट पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ ताकि तुम्हें सारी चीजें याद रह जाए। देखो मान लो इधर था हमारा सॉलिड, हियर इट इज आवर सॉलिड, इजंट इट। बीच में हमारा आया लिक्विड, इजंट इट, और लास्ट में हमारी आई गैसेस, लास्ट में आई हमारी गैसेस। तो कुछ ऐसा प्रोसेस रहा होगा कि सॉलिड से लिक्विड में हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया, सॉलिड से लिक्विड में हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हमने हीट को प्रोवाइड किया, यानी कि हीट इज गिवन, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, ठीक है। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था बताओ, सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज हो रहा है, इसको पेज को थोड़ा मैं नीचे स्लाइड कर लेता हूँ। सॉलिड का जो लिक्विड में चेंज हो रहा है इसको हमने नाम दिया था फ्यूजन, इजंट इट। सिमिलरली एक बार अगर लिक्विड में चेंज हो गया, अगर एक बार लिक्विड में चेंज हो गया तो उस लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं इफ वी फर्दर गिव्स द हीट। अगर हम और ज़्यादा हीट देंगे, उस लिक्विड पे भी हम नहीं रुके, हमने हीट देना जारी रखा, तो इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल फर्दर इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज होगी। दैट मीन्स दिस लिक्विड विल चेंज टू गैस, और जो लिक्विड गैस में चेंज होती है इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, ठीक है बच्चों। अब एक बात समझना है, दो टर्म होती है, एक इवेपोरेशन, एक वेपराइजेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं थोड़ी देर में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, अगर हमने क्या किया, अभी हम सॉलिड से चल के लिक्विड पे आए, लिक्विड से गैस पे गए, लेकिन अगर यही प्रोसेस हम थोड़ा सा उल्टा कर दें, यही प्रोसेस अगर थोड़ा सा उल्टा कर दें, कैसे? देखो बच्चों, मान लो ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, एंड हियर इज आवर लिक्विड, ये लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारी गैसेस, यानी कि गैसियस स्टेट, ठीक है। सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड मतलब वाटर, और गैस मतलब वाटर वेपर। अब हमें क्या करना है, अब हमें वाटर वेपर से वापस आना है आइस की तरफ। तो वाटर वेपर से आइस की तरफ आएंगे तो इसका मतलब पहले हमें गैस से लिक्विड चेंज करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो जब हम गैस से लिक्विड पे आए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। और जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, देखो ये बिल्कुल उल्टा है, वेपराइजेशन के बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस है। वेपराइजेशन में हमने हीट प्रोवाइड किया था, हीट गिवन था, लेकिन यहाँ पर हीट जो है वो रिलीज होगी, हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल के बाहर आ रही है मॉलिक्यूल से, हीट कम हो रही है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। और सिमिलरली अगर हम लिक्विड से सॉलिड पे आते हैं, और लिक्विड से सॉलिड पे आएंगे तो ये होगा हमारा सॉलिडिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन, TION। दिस प्रोसेस इज सॉलिडिफिकेशन। अगेन यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड में लेके आ रहे हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो हीट विल बी रिलीज्ड, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो इसका मतलब एक रास्ता हमारे पास ये था कि हम सॉलिड से लिक्विड पे गए, लिक्विड से गैस पे गए, दूसरा रास्ता ये होगा गैस से लिक्विड पे आए, लिक्विड से सॉलिड पे आए। तो यानी कि ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड हमारी इंटरमीडिएट स्टेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर इज इट नेसेसरी टू गो थ्रू लिक्विड, अगर हमें सॉलिड से गैस पर ही जाना है, फाइनली यहाँ से सॉलिड से स्टार्ट होकर गैस पर ही जाना है, तो क्या ये जरूरी है कि लिक्विड से होते हुए आए? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब देखो मैं बता देता हूँ,
एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें डायरेक्ट सॉलिड टू गैस जा सकते हैं, सॉलिड टू गैस डायरेक्ट जा सकते हैं। अब देखो कैसे, मान लो हमारा इधर पे है सॉलिड, देयर हियर वी हैव सॉलिड, ठीक है बच्चों, यहां पे हमारा है सॉलिड एंड यहां पर हमारा है गैसेस, ठीक है बच्चों। सॉलिड से हमें गैस पर जाना है, ध्यान से समझना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस विदाउट लिक्विड स्टेट, यानी कि हमने लिक्विड को क्या किया, हमने लिक्विड को स्किप कर दिया। तो डेफिनेटली जब सॉलिड के मॉलिक्यूल पास पास थे, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे, काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ होगा, तो डेफिनेटली हमें क्या किया होगा, हीट गिवन, यानी कि हीट प्रोवाइड की, हमने हीटिंग की आइस की या किसी भी चीज की, अगर जिसको भी हमें डायरेक्ट सॉलिड से गैस में लेके जाना है, हीटिंग करेंगे, ठीक है। तो हीट गिवन होगी, हीट गिवन जब करेंगे, हीट गिवन होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इसका मतलब ये लिक्विड ना बनकर, लिक्विड को हमने स्किप कर दिया, यानी कि लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, दिस प्रोसेस इज सब्लिमेशन, ठीक है बच्चों। अब एक प्रोसेस हमने, चलो हमने एक काम किया, हम जब सॉलिड से गैस पे जा रहे थे हमने लिक्विड को स्किप किया, अगर लिक्विड को स्किप कर दिया तो वो प्रोसेस हमारा हुआ सब्लिमेशन। तो अगर जब ये उल्टा प्रोसेस था, जब हम गैस से लिक्विड पे आए, लिक्विड से सॉलिड पे आए, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हम डायरेक्ट गैस से सॉलिड पे आ जाए, यानी कि बिल्कुल सब्लिमेशन के ऑपोजिट, गैस से सॉलिड पे आना? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। हम रिवर्स में भी आ सकते हैं, ठीक है, हम रिवर्स में भी आ सकते हैं। और इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा हीट विल बी रिलीज्ड, हीट विल बी रिलीज्ड। और अगर हीट रिलीज होगी इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा, यानी कि मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे और ये गैस सॉलिड में चेंज हो जाएगी। एंड ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिपोजिशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिपोजिशन, ठीक है। तो बच्चों क्लियर हुआ? तो एक बार ध्यान से देखना, ये सारे के सारे प्रोसेस, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना इज फ्यूजन, लिक्विड का गैसेस में कन्वर्ट होना इज वेपराइजेशन, फिर वापस गैस से लिक्विड का बनना ऑपोजिट प्रोसेस, गैस से लिक्विड का बनना इज कंडेंसेशन, एंड लिक्विड से सॉलिड का बनना इज सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, सॉलिड से गैसेस का बनना डायरेक्ट विदाउट लिक्विड, लिक्विड को अगर हम स्किप कर दें, लिक्विड को अगर हम स्किप कर दें तो दैट प्रोसेस इज सब्लिमेशन, और अगर गैसेस से वापस सॉलिड बना दे तो दैट प्रोसेस इज डिपोजिशन, ठीक है बच्चों, यहां तक की बात हो गई। अब हम पढ़ रहे थे हाउ डज मैटर स्टेट चेंज, मैटर जो स्टेट चेंज करता है, उसमें हमने पढ़ा पहला इफेक्ट था टेम्परेचर का, टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी वगैरह को चेंज करके हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टेट चेंज करने का, एंड दैट इज बाय चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, मान लीजिए हमने एक सिलेंडर लिया, एक सिलेंडर लिया, उसके अंदर हमने गैस को फिल कर दिया, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे, इजंट इट। ये सिलेंडर है, इसके ऊपर से पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है जो मूवेबल है, ये पिस्टन है, ठीक है, दिस इज पिस्टन, सिलेंडर का पिस्टन, और जो कि कैसा है, मूवेबल, यानी कि इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, मान लो यहाँ पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जैसे ही हम इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसको नीचे दबाना, पुश करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे गैस को कंप्रेस करेगा, और जब गैस को ये कंप्रेस करेगा तो मान लीजिए कि ये सिलेंडर कुछ इस कंडीशन में आ गया, ये पिस्टन है, ठीक है, ये जो पिस्टन है ये कुछ ऐसी कंडीशन में आ गया, इसके ऊपर हम प्रेशर लगा रहे थे, तो अब जो मॉलिक्यूल थे वो थोड़े थोड़े पास में आ गए। तो यहाँ पर ये अगर ये गैस था, ये अगर गैस था, तो इस गैस से ये क्या बन गया, ये बन गया लिक्विड। अगर हम इस पिस्टन को फर्दर कंप्रेस करेंगे, यानी कि और ज्यादा इसको प्रेस कर देंगे, और ज्यादा प्रेस कर देंगे, यानी कि प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, तो अब देखना बच्चों क्या होगा, अब क्या होगा, ये पिस्टन बिल्कुल पास आ गया, यानी कि जितना मैक्सिमम कंप्रेस कर सकते थे उसको हमने कंप्रेस कर दिया, प्रेशर लगा के, यहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई किया, अब ये वाली कंडीशन आ गई, और इस कंडीशन में क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल जो थे वो बिल्कुल पास पास आ गए, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आ गए, बिल्कुल पास पास आ गए, एकदम बिल्कुल पास। तो ये कन्वर्ट हो गया सॉलिड में, ये कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। इसका मतलब बच्चों ध्यान देना, हमने कंप्रेस करके किया क्या, हमने जब इसको कंप्रेस किया, गैस को कंप्रेस किया, गैस को लिक्विड में चेंज किया, जब हमने इसको कंप्रेस किया तो कंप्रेस करके देखो, कंप्रेस किया, गैस से लिक्विड बना, लिक्विड को फर्दर कंप्रेस किया तो सॉलिड बन गया। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या, हम मॉलिक्यूल्स को जबरदस्ती पास लाए, और मॉलिक्यूल को अगर जबरदस्ती पास लाए तो इस पूरे प्रोसेस में हीट जो है वो रिलीज होगी, हीट जो है वो रिलीज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को FOA लिख देता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, गैसेस में बिल्कुल भी नहीं था, लिक्विड में थोड़ा सा बड़ा, सॉलिड में बहुत ज्यादा हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि मॉलिक्यूल को पास लेके आ रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी, पहले यहाँ पे बहुत सारा स्पेस था घूमने के लिए, उनकी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी को हम कम कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ वी ब्रिंग
द चेंज इन स्टेट बाय चेंज इन प्रेशर। अच्छा, इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बच्चों, आपने CO2 गैस के बारे में सुना होगा। CO2 इज अ गैस। CO2 गैस के बारे में सुना होगा। जब हम इस पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो CO2 जो गैस है इसे हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती, यानी कि CO2 को अगर कंप्रेस करते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट आती है, डायरेक्ट CO2 गैस से CO2 सॉलिड बन जाता है। इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती, इसीलिए इस CO2 सॉलिड को हम बोलते हैं ड्राई आइस, इसलिए इसको बोलते हैं ड्राई आइस। सो यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। ठीक है बच्चों, अब चलो आगे वाले कंसेप्ट की बात करते हैं। आगे देखते हैं अब आगे क्या होगा। एक छोटी सी चीज बता देता हूं, एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन evaporation and vaporation। इवेपोरेशन एंड वेपोरेशन। देखिए बच्चों, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों ही लिक्विड से गैस के ट्रांजिशन के लिए टर्म यूज की जाती है। यानी कि जब लिक्विड से गैस चेंज होगा तो हम इवेपोरेशन और वेपोरेशन टर्म यूज करते हैं। लेकिन दोनों में फिर बेसिक डिफरेंस क्या आता है? ये तो कोई कॉमन की बात। अब डिफरेंस ये आता है कि ये जो इवेपोरेशन है, ये इवेपोरेशन होता है स्लो। इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, बल्कि जहां पर वेपोरेशन जो होता है, ये वेपोरेशन ये फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें जो होता है, हम एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं बहुत ज्यादा। एनर्जी इज प्रोवाइडेड। ठीक है बच्चों, इसमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में ये होता है, मान लो कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने पानी फिल किया हुआ है, वाटर। ठीक है, इसमें क्या होता है इवेपोरेशन में कि सिर्फ सरफेस से इवेपोरेशन होता है, सरफेस से। ठीक है, इसमें अगर कोई लिक्विड है या फिर मान लो कोई वाटर था लिक्विड, तो इसमें होता है सरफेस से, सिर्फ सरफेस से इवेपोरेशन होगा। लेकिन अगर वेपोरेशन की बात करें तो वेपोरेशन में पूरा का पूरा लिक्विड एक साथ चेंज होता रहता है। लिक्विड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस। इसमें लिक्विड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। तो ये तो हुई बात डिफरेंस की, इवेपोरेशन और वेपोरेशन, क्योंकि हम दो टर्म यूज करते हैं, वेपोरेशन। तो बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि इसमें से एक्चुअल में जो टर्म है, जो राइट टर्म है, करेक्ट टर्म है, वो करेक्ट टर्म है कौन? इजंट इट? सो ये आंसर हमें यहां से मिल गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कि ये जो इवेपोरेशन है, जो सरफेस का जो इवेपोरेशन है, उसे कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है, मतलब ये इवेपोरेशन जो है किन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है। तो उसमें हम देखो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया के बारे में। क्योंकि देखो जो इवेपोरेशन हो रहा है सरफेस लेयर से हो रहा है, तो सरफेस लेयर से हो रहा है, इसका मतलब ये जो सरफेस एरिया है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अगर मैं सरफेस एरिया को ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे देखो हम ये बोल सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, अगर सरफेस एरिया जो है बहुत ज्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा मतलब इवेपोरेशन के लिए ज्यादा सरफेस अवेलेबल होगा। इतने पहले छोटे से सरफेस से इवेपोरेशन हो रहा था, धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ा तो ज्यादा सरफेस मिला इवेपोरेशन के लिए, और अब जो इवेपोरेशन होगा सरफेस एरिया बढ़ने के बाद इवेपोरेशन जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 ml वाटर ले लूँ एक कंटेनर में, छोटे से मान लो ग्लास में, ये 10 ml वाटर है, वाटर का स्टोर से लिखते हैं, ये 10 ml वाटर है, इसका देखो छोटा सा सरफेस एरिया, यहाँ से सिर्फ इवेपोरेशन होगा। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको इस ग्लास को फ्लोर पर डाल देते हैं, फर्श पर ये पूरा पानी डाल देते हैं, तो पानी फैल गया तो पूरे सरफेस पे ऐसे हो गया पानी, है ना। तो इससे क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बड़ा हो गया, तो अब इवेपोरेशन क्या होगा, अब इवेपोरेशन जो है पूरे सरफेस से इवेपोरेशन होगा, तो ये इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलो अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर का जो रोल आता है वो आता है टेम्परेचर। देखो बच्चों, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर देखो कैसे वेरी करेगा। हमें क्या करना है, लिक्विड को गैस में चेंज करना है। यानी कि लिक्विड जो पास था उसे उसके पार्टिकल्स को दूर दूर लेके जाना है ना। तो यानी कि हमें क्या करना है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैंने FO लिखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना है ना। और वो कम कब होगा, वो कम तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। और ये काइनेटिक एनर्जी कब ज्यादा होगी, ये काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा होगी जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब तो कंक्लूजन हमारे पास ये आया कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन होगा वो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? चलो
अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर। तो देखो बच्चों, जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे ही लिक्विड गैस में चेंज होता रहेगा तो ऑलरेडी गैस यानी कि वेपर, और जब वेपर जो होते हैं एयर में जो वेपर आते हैं उन्हीं से क्या बनता है, ह्यूमिडिटी, इजंट इट। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें लिक्विड से वेपर में चेंज करना है, यानी कि ह्यूमिडिटी बनाना है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ऑलरेडी हाई है, इफ ऑलरेडी हाई, अगर ह्यूमिडिटी ऑलरेडी हाई है तो कहीं ना कहीं वाटर बोलेगा कि देखो मुझे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के बारे में तुम सोच रहे हो, लेकिन मेरी जो गैसियस फॉर्म है वो एयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो अगर मेरी गैसियस फॉर्म ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो मैं तो धीरे धीरे कन्वर्ट होऊंगा। तो अगर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इफ ऑलरेडी ह्यूमिडिटी इज मोर देन रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। लेकिन अगर ड्राई कंडीशन है, इफ ड्राई एयर, अगर ड्राई एयर है, अगर ड्राई एयर होगी यानी कि ह्यूमिडिटी जो है वो कम है, तो इवेपोरेशन की रेट जो होगी वो बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? चलो देखो बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट फैक्टर इज विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब हवा की स्पीड, है ना बच्चों। अब देखो विंड क्या करती है, मान लो आपने धूप में कोई कपड़े सुखा दिए, मान लो आपने कोई कपड़े धूप में सुखा दिए, ये धूप में आपने कोई कपड़े सुखा दिए, और धूप में जब कपड़े सुखा दिए तो कपड़े गीले थे। तो जैसे ही विंड चलेगी यानी कि हवा चलेगी तो वो हवा क्या करेगी, अपने साथ जो इसके अंदर वाटर था, जो लिक्विड था, उस लिक्विड को अपने साथ ले जाएगी, है ना, किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, है ना बच्चों। तो इसीलिए धीरे धीरे जब हवा बहुत तेज चलेगी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाएगी, यानी कि वाटर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा वेपर, यानी कि अपनी गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। और जो शर्ट में था वो किस फॉर्म में था, कपड़े में जो था वो लिक्विड फॉर्म में था। तो जब जिस दिन आपने सुना भी होगा कि जिस दिन हवा बहुत ज़्यादा चलती है तो उस दिन आपने अपनी मम्मी को कहते हुए सुना होगा कि ज़्यादा हवा चलेगी, जितनी तेज हवा चलेगी उतने ज़्यादा जल्दी कपड़े सूखेंगे। यानी कि हमारे पास ये जो कंक्लूजन आ गया वो ये है कि अगर विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, है ना। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। यहाँ पे हमारे फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो इवेपोरेशन है, इस इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे आती है। ये इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कैसे कोज करता है ना। देखो जब भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी लड़कियों को पता होगा, अगर गर्ल्स होंगी तो गर्ल्स जब नेल पेंट रिमूवर को यूज़ करती है, थिनर को यूज़ करती है, ठीक है, उसको साइंटिफिक नेम होता है एसीटोन, यानी कि जब वो थिनर और एसीटोन यूज़ करती हैं अपने नेल्स पे तो उनको बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा फील होता होगा, इजंट इट। और एक चीज़ आपने ये भी पढ़ी होगी कि जब हम पेट्रोल या अल्कोहल को हम बाहर रख देते हैं, खुले में रख देते हैं, पेट्रोल की बोतल का ढक्कन खुला रख दिया तो पेट्रोल वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है। पेट्रोल को कभी हथेली पे डालो, पेट्रोल को अगर अपनी पाम पे डाल के देखोगे तो वहां से भी जब वो पेट्रोल इवेपोरेट होगा तो कूलिंग सेंसेशन देगा। तो ऐसा क्यों होता है। तो देखो बच्चों, मान लो जो हमारा थिनर था, सपोज कि हमारा जो ये थिनर था, ठीक है, थिनर और ये जो पेट्रोल था, मान लो कोई भी चीज़ तुम मान लो, पेट्रोल और अल्कोहल, ठीक है, ये तीनों चीज़ जब ये अपने लिक्विड फॉर्म में थी और लिक्विड फॉर्म से किस में चेंज होना इनको, गैशियस फॉर्म में। यानी कि मान लो ये हमारे पाम पे थी, मान लो ये मैंने बना दिया अपना हाथ, ये फिंगर्स, ये थंब, तो मैंने मान लो पाम पे डाल दिया इसको, अल्कोहल वगैरह किसी भी चीज़ को पाम पे डाल दिया, तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन बाद में किस फॉर्म में चेंज होगा, गैशियस फॉर्म में। तो ये अल्कोहल, पेट्रोल या थिनर ये क्या काम करते हैं, ये हमारी हथेली से, ये हमारी पाम से, है ना, ये है हमारी पाम, ये हमारी पाम से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि हीट एब्जॉर्ब करते हैं हमारी पाम से, और वो हीट एब्जॉर्ब करके, यहाँ से वो हीट एब्जॉर्ब करके वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं गैशियस फॉर्म में, इजंट इट। तो बच्चों जैसे हमारे पाम की जो हीट होगी वो यूटिलाइज होना शुरू होगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कूलिंग सेंसेशन, यानी कि हमें ठंडा ठंडा लगेगा, कूलिंग सेंसेशन, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि कभी भी जब हम हथेली पे पेट्रोल, थिनर या अल्कोहल वगैरह को रखते हैं, तो जब हम अपनी पाम पे रखते हैं तो वो क्या करता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन वो लिक्विड से जब हमारी पाम से हीट एब्जॉर्ब करता है और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है, तो हमारे पाम की जो हीट थी, यानी कि हमारे पाम का जो टेम्परेचर था वो कम होना शुरू होगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और वो हीट कहाँ जा रही है, इस अल्कोहल, पेट्रोल या एसीटोन को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने में। तो हमें क्या मिलता है, कूलिंग सेंसेशन। इसलिए बच्चों देखो, आपने कभी सुना होगा कि हम समर सीजन में जब भी समर्स होती है तो हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों बोलते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, कॉटन क्लॉथ। तो देखो बच्चों,
कॉटन क्लॉथ का जो कंसेप्ट है वो कॉटन क्लॉथ का कंसेप्ट इसीलिए होता है, कॉटन क्लॉथ हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, थिन होते हैं, इजंट इट। और जब हमें स्वेटिंग होती है, जब भी हमें समर सीजन में जब हमें स्वेटिंग होती है ना, तो स्वेटिंग होती है, हमें पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो हमारे जो कॉटन क्लॉथ क्या होंगे वो उसको इजीली बाहर आने के लिए परमिट कर देते हैं। यानी कि हमारे स्वेटिंग में क्या होता है, जब हमें स्वेटिंग होती है तो हमारे जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो स्वेट में गीले हो जाते हैं, और वो स्वेट फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टच में आता है, और जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टच में आता है तो वो इवेपोरेट होना शुरू होता है हमारी बॉडी की हीट से। ये जो वाटर था, यानी कि जो ये स्वेट वाला वाटर था, ये इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे हमें क्या मिलता है, कूलिंग सेंसेशन। इज इट क्लियर? तो चलो ठीक है, अब समझ में आ गया कि हम सूती कपड़े क्यों यूज करते हैं विंटर और समर सीजन में। ठीक है बच्चों, तो एक चीज और आपने देखी होगी, मान लो देखो बच्चों, आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, उस ग्लास में आपने रखा कोल्ड वाटर, इस ग्लास में क्या रखा, कोल्ड वाटर। अब कोल्ड वाटर रखा तो मतलब देखो बच्चों, अब कोल्ड वाटर रखा तो बाहर जो एयर थी, एयर है ना बच्चों, और उस एयर में क्या थी, ह्यूमिडिटी। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे ये फिर एयर, ये जो एयर इसके अंदर ह्यूमिडिटी थी, जैसे ये कोल्ड ग्लास सरफेस वाले ग्लास के टच में आएगी, यानी कि इसके अंदर ठंडा पानी था तो इसका सरफेस ठंडा रहा होगा, और इसका सरफेस अगर ठंडा रहा होगा तो जैसे ही ये ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर वेपर इसके टच में आएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी, क्योंकि उन्हें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, और जैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो यानी कि ये वापस वेपर से लिक्विड में आ जाएंगे, और वेपर से जैसे ही लिक्विड में आएंगे तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, अब हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर चुके हैं, अब हम 4th स्टेट ऑफ मैटर की बात कर लेते हैं, दैट इज प्लाज्मा। देखो बच्चों, प्लाज्मा की कहानी शुरू होती है सर विलियम क्रूक्स नाम के एक साइंटिस्ट से, जिन्होंने 1879 में इस 4th स्टेट मैटर को खोजा, यानी कि 4th स्टेट ऑफ मैटर एज प्लाज्मा उन्होंने डिस्कवर किया। लेकिन इनिशियली सर विलियम क्रूक्स ने इसको प्लाज्मा नहीं कहा था, उन्होंने इसको नाम दिया था रेडिएंट मैटर, जो कि बाद में 1928 में इरविंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको नाम दिया प्लाज्मा 1928 में, लेकिन पहले इसका नाम था रेडिएंट मैटर। ठीक है, तो बच्चों जब सर विलियम्स क्रूक ने इसको डिस्कवर किया, उसके बाद जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि इस 4th स्टेट ऑफ मैटर में कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, एटम्स और मॉलिक्यूल होते ही नहीं इसके अंदर, तो फिर ये कैसी स्टेट है। उन्होंने बोला कि इसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस होते हैं। अब इसके अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इफ दिस हैज फ्री, देखो बच्चों अगर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों होता क्या एक्चुअल में, जब हमने सॉलिड को हीट किया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, फिर जब लिक्विड को हीट किया तो वो गैस में चेंज हो गया, और जब गैस को भी अगर हम हीट करते रहे तो गैस धीरे धीरे एक्सपैंड होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, गैस के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक ऐसा कंटेनर यूज करेंगे जो कभी बर्स्ट नहीं होगा, विच विल नेवर बर्स्ट, यानी कि जो कभी फटेगा नहीं, क्योंकि अंदर हम हीट करे जा रहे हैं गैस को, तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमने एक ऐसा कंटेनर लिया जो कभी बर्स्ट नहीं होगा। तो आखिर में उस गैस का होगा क्या, उस गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज एटम के बाहर आए तो एटम पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये बन जाएगी 5th स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस होते हैं। सो दिस इज प्लाज्मा, द 4th स्टेट ऑफ मैटर। हम बात करते हैं 5th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। 5th स्टेट ऑफ मैटर कौन सी थी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बच्चों इसमें जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, इसमें 2 साइंटिस्ट का नाम है, एक है एस.एन. बोस और एक आइंस्टीन। ये इंडियन साइंटिस्ट है एस.एन. बोस, तो हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है, एक प्राउडफुल बात है, क्योंकि इसमें इंडियन साइंटिस्ट का जिक्र आ रहा है। तो देखो बच्चों कहानी शुरू होती है इंडियन साइंटिस्ट से। 1920 में एक साइंटिस्ट थे एस.एन. बोस, इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने कैलकुलेशन की और उन्होंने डिस्कवर किया 5th स्टेट ऑफ मैटर को, उन्होंने डिस्कवर किया 5th स्टेट ऑफ मैटर को, और उन्होंने 5th स्टेट ऑफ मैटर को जब डिस्कवर किया, और उसके बाद इसी कैलकुलेशन को, जो एस.एन. बोस ने जो कैलकुलेशन दी थी, उसी कैलकुलेशन को आगे लेके गए आइंस्टीन ने इस कैलकुलेशन को कैरी फॉरवर्ड किया, और उन्होंने फिर इस 5th स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर कर दिया। तो इसलिए उन्होंने इस 5th स्टेट मैटर को नाम दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि BEC। उन्होंने बोस का नाम आगे क्यों लिखा, क्योंकि ये कैलकुलेशन एक्चुअल में स्टार्ट किसने की थी, एक्चुअल में स्टार्ट की थी बोस, एस.एन. बोस जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कैलकुलेशन को स्टार्ट किया था, इसीलिए इसका नाम उन्होंने आगे दिया। लेकिन बच्चों ये जो आइंस्टीन थे, बोस एंड आइंस्टीन इस स्टेट को कभी बना नहीं पाए, उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन दी, इस स्टेट को कभी बना नहीं पाए। तो बच्चों फिर फ्यूचर में 3 साइंटिस्ट आते हैं, 3 और साइंटिस्ट आते हैं, 3 मोर साइंटिस्ट, जो क्या नाम था उनका नाम था एरिक। फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे एरिक ए कॉर्नेल, देन सेकंड साइंटिस्ट जो थे वो थे वुल्फगैंग कैट्रेल, एंड द थर्ड साइंटिस्ट थे वो थे कार्ल ई वीमैन।
ठीक है बच्चों, तो इन तीन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन तीन साइंटिस्ट ने दे मेड, और इन्होंने बनाया, दे मेड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इन्होंने इस स्टेट ऑफ मैटर को बनाकर दिखाया, क्योंकि बोस और आइंस्टीन ने तो सिर्फ कैलकुलेशन की थी, बट दे क्रिएटेड इट, दे मेड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दे मेड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। और इन्होंने बच्चों एक्चुअल में क्या किया, इन्होंने क्या किया, प्रेशर को बहुत कम कर दिया, 100 to 1000, यानी कि 1/1000 जो नॉर्मल प्रेशर होता है उससे 1000 गुना कम प्रेशर पे एयर को इन्होंने क्या किया, इन्होंने एयर को क्या किया, इन्होंने एयर को फ्रीज किया, ठीक है, या फिर मान लो कि कूलिंग की, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लो डेंसिटी, 1000 टाइम्स लो डेंसिटी, यानी कि लगभग एक स्पेस वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन जो एयर थी वो 1/1000 प्रेशर पे थी, यानी कि इतनी कम डेंसिटी पे थी, 1/1000 डेंसिटी थी, ठीक है, इतनी कम डेंसिटी पे उन्होंने उस एयर को कूल किया, यानी कि ठंडा किया, और इसको यहां पे मिला फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ पे बच्चों खत्म होता है हमारा चैप्टर, यहाँ पे हमारा खत्म होता है चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।